नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये है मीमांसा इसकी प्रस्तुति और हम सीजीपीएससी के अंतर्गत एसीएफ रेंजर यानी कि एसीएफ रेंजर के पेपर 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत पेपर 2 में भाग 7 में वर्णित है फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है कृषि वानिकी। तो हम आज उस कृषि वानिकी को ही समझेंगे और डील करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा डील करेंगे कि आपके जो आगे जो एग्ज़ाम है उसमें इससे कुछ क्वेश्चन आए और आप उसको आसानी से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है मीमांसा इसकी प्रस्तुति और मैं हूँ राजेश वर्मा। तो सबसे पहले आपके स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कृषि वानिकी। सॉरी कृषि का आशय होता है एग्रीकल्चर, वो तो सभी जानते हैं। कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर या खेती करना। और दूसरा है वानिकी। वानिकी शब्द कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि ये वन शब्द से बना है, यानी कि एक प्रकार का जंगल या वन है ना। तो ये जंगल या वन जब कृषि के साथ जुड़ जाए तो आप उस खेती के ज़मीन में आपने जंगल का निर्माण किया, मतलब आपने कुल मिला के पेड़ पौधे लगाए। तो जब खेती और पेड़ पौधे एक साथ हो जाए और इन पेड़ पौधे की वजह से आपको अच्छे से लाभ हो और जो कि पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाए, मतलब आपने आज पेड़ लगाया और आपका उम्मीद ये है कि ये 20 साल बाद मैं जब इसके काटूं, चाहे कोई भी पेड़ हो, जैसे कि चंदन का, महोगनी का, कोई भी पेड़ हो। आगे हम पढ़ेंगे इस कौन कौन से पेड़ इस टाइप के एग्रीकल्चर में लगाए जाते हैं जो किसानों को फ़ायदे पहुँचाते हैं। तो ऐसा कोई भी पेड़ जो आपने आज लगाया, 10 साल 12 साल बाद उसका फल मिलना चालू हो गया या उसका आप लकड़ी बेच दिए, कुल मिला के ये ऐसा तरीका है जो कि पर्यावरण के साथ साथ किसानों को फ़ायदा पहुंचाता है। और यही है एग्रो फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि किसानों के लिए आमदनी के फलस्वरूप ये क्या करता है, पर्यावरण में संतुलन बनाने की कोशिश करता है, मतलब कि मिट्टी के कटाव और पानी के बहाव को रोकता है और किसानों के आय का वैकल्पिक स्रोत देने के साथ साथ मौसम को चरम गर्मी या अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से भी बचाता है। इसका मतलब ये है कि जो कार्य जंगल या पहाड़ पर्वत करते हैं, वैसे ही कार्य यदि आप अपने खेत में पेड़ लगा के करें या बहुत सारे पेड़ लगा के करें तो ये पर्यावरण के लिए, आपके लिए और इस मिट्टी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। वैसे तो ये जो भी जिस प्रकार भी एग्रीकल्चर किया जाता है, उन एग्रीकल्चरों में बहुत सारे फसलों का मिश्रण किया जाता है, या वो तो खैर किसानों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की खेती करना पसंद करते हैं। वैसे तो एग्री फॉरेस्ट का मूल उद्देश्य यही होता है कि उसमें वन हो और फसलों का विविधता हो, मतलब कई प्रकार के फसलों का मिश्रण हो। और इसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, टेढ़ी मेढ़ी लताएं, मध्यम स्तर की झाड़ियाँ, ज़मीन पर जड़ी बूटियाँ, ये सब साथ साथ में लगाया जाता है ताकि उससे किसानों को अधिक आय प्राप्त हो और पर्यावरण को फायदे हो सकें। तो हम समझते हैं अब कृषि वानिकी के फायदे। तो हम समझते हैं कि कृषि वानिकी के क्या फ़ायदे हैं। यानी कि अगर कोई किसान यदि वह अपने खेत में वनों का उपयोग करता है, वनों की खेती करता है या खेती के साथ वनों का मिश्रण करता है, तो उसके लिए उस कृषि वानिकी से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और पर्यावरण को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ही आपका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि यहाँ लिखा है पेड़ों पर आधारित खेती। देखिए विदेशों में, देखिए आप ये समझिए कि लकड़ी का जो मांग है, यानी फर्नीचर उद्योग में या कोई भी उद्योग में जो भी होता है, जिस जहाँ पे लकड़ी का मांग होता है, उस उद्योग में हमेशा से ही लकड़ी का मांग बना रहेगा। जैसे आपको पता ही होगा कि कनाडा में, आपने देखा ही होगा कि कनाडा में बहुत ऊंचे ऊंचे और लंबे चौड़े वृक्ष होते हैं जिसको काटा जाता है, और उनका बेसिक उद्योग ही लकड़ी का उद्योग है, फर्नीचर का उद्योग है, लकड़ी से आधारित कोई भी उद्योग है। आपने देखा ही होगा इसको। तो
देखिए यहाँ भारत में बहुत प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, फिर भी हमारा भारत देश हर साल लगभग 25% अपने ज़रूरत का 25% बाहर के देशों से आयात किया जाता है। इसका आशय क्या है कि यहाँ की पेड़ पौधे उस टाइप की उच्च स्तरीय की लकड़ियाँ नहीं होती, या उस टाइप के पेड़ यहाँ पे आसानी से उपलब्ध नहीं है। जैसे कि वायलिन बनाना, क्रिकेट का बैट बनाना, ये इन सब को लिए एक अलग टाइप की लकड़ी का आवश्यकता होता है, जो कि हमारे देश में इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि उनका हम पूरा प्रोडक्शन कर सकें, उनका पूरा यूज़ किया जा सके। तो ये भी एक तरीका है कृषि वानिकी के अंतर्गत किसानों को फ़ायदा पहुंचाने का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भारत और विदेशों में लकड़ी की मांग है। लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर, मचान, लुगदी, पेपर, केबिन, वाद्य यंत्र, फर्श का सामान और खेल सामान में सभी जगह होता है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये सब इस प्रकार के अगर वृक्ष को हम अपने खेत में लगाए तो कृषि वानिकी में किसानों को अच्छे से या अधिक फ़ायदा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, भारत में लकड़ी का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे भारत में जो जितना अपन लकड़ी का कीमत है, लकड़ी का जितना अपन उत्पादन करते हैं लगभग 70,000 करोड़ रुपया है, और उसका लगभग 25% आयात होता है। समझ रहे हो, यहाँ पे जितना हम इंडिया में जितना यूज़ होता है उसमें से 25% तो हम लकड़ी का ही आयात कर लेते हैं बाहर से, और केवल 10% का निर्यात कर पाते हैं। इसका आशय यह है कि यदि कृषि के साथ वानिकी का उच्च स्तरीय वृक्षों का अगर एग्रीकल्चर या किया जाए तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा किसी भी किसान के लिए। यदि किसान ऐसा काम कुछ करता है तो लकड़ी का मार्केट, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि 70,000 करोड़ का मार्केट है, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि किसान ने बीज, खाद, कीटनाशक के लिए जो कर्ज लिया है, या अब कोई भी किसान यदि जो ट्रेडिशनल कृषि कर रहा है उसके लिए उसको खाद की आवश्यकता है, बीज की आवश्यकता है, कीटनाशक की आवश्यकता है। जिस तरह की भी वो खेती करेगा वहाँ पे ये सब की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। और अचानक से मानसून अगर ये बदल गया, या सूखा पड़ गया, या बाढ़ आ गया, तो आपका जो फसल है जिसके लिए उस किसान ने लोन लिया था या कर्ज लिया था, तो वो भी खराब हो सकता है। और या फिर उत्पादन ज़्यादा भी हो गया, तब भी वो जिस दाम पे वो बेचता था पहले, या जिस दाम की वो उम्मीद करके रखा है, वो दाम उसको नहीं मिल पाएगा। उससे भी किसान को परेशान होना पड़ेगा, और उससे भी किसान के खेती में नुकसान होगा। यदि वह किसान खेती के साथ साथ वन का भी उत्पादन करता हो, या वन का भी वृक्ष अपने खेत में लगाए हो, तो उस वृक्ष का वो बाद में काट कर 10 से 15 साल जो भी टाइम हो, उस पेड़ को काट कर एक अच्छा इनकम कर सकता है, अच्छा इनकम या अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि खेती में पेड़ किस प्रकार लगाएं। खेती की आय को स्थिर और साल भर लगभग एक समान रखने के लिए दीर्घकालिक ज़्यादा समय देने वाले और अल्पकालिक कम समय देने वाले पेड़ के साथ साथ एक वैकल्पिक पैटर्न भी लगाए जाते हैं। मालाबार किनो, मेलिया, दुबिया जैसे लघु अवधि के पेड़ों को 5 वर्षों में काटा जाता है, जबकि दीर्घकालिक पेड़ों की कटाई 10वें वर्ष से शुरू की जा सकती है। इनमें से जैसे कि देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाया गया है, फॉरेस्ट्री में 2 कैटेगरी बनाए हैं कि जो पौधे 5 साल की अवधि में मैच्योर हो जाते हैं, जिनसे अपन धन कमा सकते हैं, वो है अल्पकालिक पेड़ पौधे। लेकिन जो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की समय में अपने परिपक्व अवस्था में आते हैं, वो हैं दीर्घकालिक पेड़, या फिर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की अवधि में। इनमें यहाँ पे लिखा गया है, इनमें सागौन, महोगनी, लाल चंदन जैसे मूल्यवान पेड़ शामिल हैं, है ना। इन लंबी अवधि के पेड़ों को बीमा पॉलिसी के रूप में सेवानिवृत्ति योजना के रूप में रखा जा सकता है। जैसे कि आपने कोई बीमा लिया, आज से 10 साल बाद वो बीमा आपको इतना पैसा देगा, या आपका रिटायरमेंट कोई प्लान है, मैं 60 साल के बाद ये करूँगा, ऐसा कुछ होगा, मैं जितना पैसा आएगा उसका कुछ FD करवाऊँगा, RD करवाऊँगा, जो भी आपका सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट प्लान है, वैसे ही आप इस पेड़ों को भी एक इंश्योरेंस के रूप में और या फिर एक रिटायरमेंट प्लान के रूप में
समझ सकते हैं। आपने आज उगा दिया, 20 साल बाद जब रिटायरमेंट हो जाएंगे उसी समय पेड़ भी रिटायर या फिर मैच्योर हो गए तो आपने उसे काटा। और आपको पता ही होगा कि चंदन या फिर महोगनी सागौन का क्या रेट चलता है और कितना ज़्यादा इनसे इनकम होता है। ठीक है, तो ये है एग्रो फॉरेस्ट, मतलब कि कृषि के साथ पेड़ों का मिश्रण करके खेती करना। और कभी कभी क्या, हमेशा ही ये दीर्घकालिक पेड़ लता की खेती के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से आपको अधिक आय प्राप्त करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, काली मिर्च के बेल एक ऐसी प्रजाति हैं, यहाँ पे काली मिर्च की बेलें उगाई जा सकती है। और एक काली मिर्च की जो बेल है, जैसे कि इसका प्रोडक्शन साउथ में बहुत किया जाता है और इससे बहुत सारे तमिलनाडु या केरला वाले काली मिर्च के बहुत ज़्यादा धन उपार्जन करते हैं, है ना। और वैसे भी कोई पेड़ यदि 3 साल हो गया उस पेड़ को, इसका मतलब यह है कि वो अपनी युवावस्था में है और मैच्योर हो सकता है या हो जाएगा और उससे आपको धन का अर्जन होगा। तो उसके आसपास आप चाहो या कोई भी किसान अगर चाहे तो काली मिर्च की बेल उगाई जा सकती है, या कोई भी प्रकार की जो लताओं में निहित है, लताओं से जो फसल उगा सकते हैं, उन फसलों को आसपास आप उस पेड़ के आसपास लगा सकते हैं, जिससे उस पेड़ के साथ साथ आपको उस बेल या लताओं से भी धन मिलेगा। और ये ऐसा है कि ये उस लताओं के परिपक्वता के बढ़ने के साथ साथ आय बढ़ती और घटती रहती है। जब पेड़ फसल के लिए बहुत छोटे होते हैं तो केले, पपीता आदि जैसे साल भर की फसलों या काले चने या मूंगफली जैसे फसलों का इस्तेमाल करते हैं और फसल बदलकर आमदनी अर्जित की जा सकती है। यानी जब आपने जो कोई वन लगाया है, जो पेड़ अगर छोटे हैं तो उसके आसपास या उस खेत में भी आप केला, पपीता आदि कुछ लगा सकते हैं, जो कि दीर्घकालिक या अल्पकालिक आधार पर तय होते हैं। ये अल्पकालिक फसलें भी हैं, केले, पपीता भी आप लगा सकते हैं और काले चने, मूंगफली भी आप आसपास लगा सकते हैं जब पेड़ छोटे हो, है ना। और जब पेड़ 10 साल से बड़े हो जाएं तो आप उसको काट सकते हो, उसका सेल कर सकते हो। और ये ही एग्रो फॉरेस्ट्री है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम समझते हैं कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का तरीका। तो हम ये समझेंगे कि कृषि वानिकी के अंतर्गत हम किस प्रकार से ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छा वर्ड लिखा है मिट्टी। तो हम ये समझते हैं कि मिट्टी क्या चीज़ है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी है क्या। देखिए, जितना हम समझते हैं, जितना आसान है मिट्टी को समझना, उतना है नहीं। यहाँ पे एक लियोनार्डो दा विंची का एक आपको सेंटेंसेस दिख रहा होगा। वहाँ लिखा गया है कि लियोनार्डो दा विंची के अनुसार हम मिट्टी की तुलना में आकाशीय पिंडों की गति के बारे में अधिक जानते हैं। इसका मतलब यह है कि हम मिट्टी को जितना जानना चाहते हैं उतना हम आज तक नहीं जान पाए और हमको जानना चाहिए। हमने मिट्टी को छोड़कर सौर मंडल के बारे में ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि वो मिट्टी को जाने, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एक चम्मच मिट्टी में इतने सारे माइक्रोब्स रहते हैं, इतने सारे विविधता हैं, है ना, इतने सारे सूक्ष्म जीव हैं कि उनको जानना आवश्यक है, उनको हम समझेंगे। एक चम्मच मिट्टी में, लियोनार्डो दा विंची के अनुसार, एक चम्मच मिट्टी में इतने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जितने पृथ्वी में मानव नहीं है, जितने इस पृथ्वी में पूरे मनुष्य नहीं है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मिट्टी सिर्फ एक धूल है। मिट्टी बल्कि लाखों करोड़ों सालों में बना हुआ एक उत्पाद है, एक जटिल क्रिया है जो कि पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र में संपन्न हुआ है ना। दूसरा है पेड़ों की गिरी हुई पत्तियाँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पेड़ों की गिरी हुई पत्तियाँ, तने, छाल, फूल आदि के रूप में जैविक पदार्थ और जानवरों से प्राप्त गोबर दोनों मिट्टी का पोषण करते हैं। इसका मतलब है कि मिट्टी में यदि उर्वरकता को भरना है या मिट्टी को यदि ज़्यादा उर्वरक बनाना है तो आप पेड़ पौधे, गिरी हुई पत्तियाँ, तने, छाल, फूल आदि का यूज़ कर सकते हैं और इन्हीं के द्वारा ही मिट्टी का उर्वरक शक्ति बढ़ता है, जो कि एक जैविक पदार्थ है, जो कि कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता पर्यावरण को, ना ही मनुष्य जाति को या कोई भी जीव जंतु को। और दूसरा, जानवरों के गोबर से प्राप्त
जो जैविक पदार्थ हैं जानवरों के गोबर से भी मिट्टी का उर्वरकता शक्ति को बढ़ाया जाता है और बढ़ाते रहे हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये पर्यावरण और मनुष्य जाति के लिए फ़ायदेमंद है। यदि कोई किसान जो कि एग्रो फॉरेस्ट कर रहा है अपने खेत में पेड़ पौधों को उगाया है, तो उसके पत्तियों का, उसके तने से जो जैविक पदार्थ से जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम करेगा, उससे ही पर्यावरण को फ़ायदे पहुंचेगा। और इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इससे ये होता है कि ज़मीन की नमी बनाए रखने की क्षमता को यह मिट्टी ये पत्तियाँ, तने, छाल, फूल ये सब बढ़ाते हैं और मिट्टी की उर्वरता शक्ति में सुधार होती है, जिससे फसल का निर्माण या फसल का पैदावार अधिक हो जाएगा। और अधिक पैदावार होने से ही क्या होगा, किसानों को अधिक आय प्राप्त होगा। तो ये है इस फॉरेस्ट्री की वजह से ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के तरीके, है ना। अब समझते हैं हम जलवायु परिवर्तन, मतलब कि एग्रो फॉरेस्ट्री से किस प्रकार जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है या जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है ना, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रीन कवर, हरियाली बढ़ाने से ग्रीन हाउस गैसों में कम करने में मदद मिलती है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद मिलती है, जिससे कि तापमान नहीं बढ़ेगा, है ना। और ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो भी जलवायु रिलेटेड कोई भी आपदाएं हैं या कोई भी हानिकारक चीज़ें हैं, वो सब उसमें ये रोकने में सहायता करेगी। और ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के स्तर में वृद्धि को रोकने में भी मदद मिलती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषकों को सोख कर हवा को शुद्ध करता है। यह जो पेड़ पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और कुछ और जो प्रदूषण है, जो प्रदूषक है, हानिकारक गैसें या कोई भी तत्व, उनको सोख कर ये फिल्टर करके हवा को शुद्ध कर देता है। यह इनके वजह से पानी के कटाव को रोककर यह ज़मीन के नीचे पानी का भराव को या पानी का स्रोत को भी बढ़ाता है और ये ज़मीन के नीचे गहराई तक उस पानी को पहुंचा देता है ना। ये हो गया अभी तक का कृषि वानिकी। एक ऊपर का हमने ओवरव्यू लिया है, इसके बारे में डिटेल हम आगे लेक्चर में और पढ़ेंगे, आगे जानने की कोशिश और करेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट बचा है जिसको हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए और आपके आसपास के किसानों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि एग्रो फॉरेस्टर कैसे बने। देखिए, आपके आसपास जो भी कृषि विस्तार अधिकारी या ग्राम सेवक जिसको बोला जाता है, या जो भी एग्रीकल्चर में समझदार व्यक्ति हैं जो करते आ रहे हैं एग्री फॉरेस्ट को, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। या फिर वन विभाग में जाकर आप अपने बारे में बताइए कि मैं अपने ज़मीन में एग्रो फॉरेस्टर या एग्रो फॉरेस्टर बनना चाहता हूँ। तो उस वन विभाग के कुछ व्यक्ति आएंगे आपके पास और आपकी ज़मीन का परीक्षण करेंगे और उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपके ज़मीन में किस प्रकार के पौधों का निर्माण किया जा सकता है, किस प्रकार के पौधों को उगाया जा सकता है। आपके ज़मीन के क्वालिटी के हिसाब से, आपकी मिट्टी के क्वालिटी के हिसाब से किस प्रकार का पौधा आपकी ज़मीन में जल्दी तैयार होगा और आपको ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा। तो ये एक तरीका है जो कि आप इस तरीक़ों को अपनाकर एग्रो फॉरेस्ट बन सकते हैं। आप ये समझ के रखिए कि कृषि वानिकी एक ऐसा तरीका है जो आपके रिटायरमेंट प्लान और आपके बीमा प्लान को भी बीमा प्लान की तरह ही काम करता है। धन्यवाद।